कुदरत ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। नदी, पहाड़, झरने, हरे भरे पेड़ पौधे, अनाज, रसीले फल, रंग बिरंगे सुगंधित फूल। कुदरत से प्राप्त इन चीजों का हम इंसान अलग अलग तरह से आनंद उठाते हैं। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ न केवल धान, गेहूं ही नहीं, फल फूल की खेती भी होती है। यहाँ के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग खासियत है। और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश तो धान की खेती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ धान के अलावा भी विभिन्न प्रकार की खेती व्यापक स्तर पर होती है। यहाँ के सुदूर अंचलों में रहने वाले लोग जो पहले कभी धान, गेहूं और मक्के की ही खेती किया करते थे, वे आज फूलों की खेती करके बड़े क्षेत्र में व्यापक तरीके से आर्थिक समृद्धि की खुशबू बटोर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव जिले में फरसगांव ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है, चूरे गांव, जहां रामसाय मरकाम नाम के किसान फूलों की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके पहले धान और मक्का का खेती कर रहे थे। धान और मक्का में बहुत साल हुआ करते करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद बीच में नया खेती करने का भी विचार आया और देखते देखते पॉली हाउस के माध्यम से भी खेती होता है, ऐसा सुनने में को मिला। और कुछ किसान लोग से भी चर्चा हुआ कि फूलों का खेती होता है करके। उसके बाद जानकारी के लिए अपन कृषि विज्ञान केंद्र बोरगांव के वैज्ञानिकों से सलाह भी लिए और अच्छा से जानकारी लिए। तो फूलों का खेती करना अच्छा है, ऐसा कृषि विज्ञान के केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया। रामसाय जी पहले 2 एकड़ की जमीन पर धान और मक्के की खेती किया करते थे, जिससे उन्हें 1-2 लाख रुपए की आमदनी ही मिला करती थी। जब से वे गुलाब की खेती कर रहे हैं, वो भी उसी जमीन पर जहां पहले कभी वे धान और मक्का बोया करते थे, वहां गुलाब फूल की खेती करके 12 से 13 लाख रुपए कमा रहे हैं। केवल एक परिवर्तन करके उन्हें ये 2 गुना 3 गुना नहीं, चौतरफा लाभ मिल रहा है। गुलाब की खेती कर रहे रामसाय मरकाम जी का जीवन अब आर्थिक समृद्धि की खुशबू से सराबोर हो रहा है। किसान भाइयों, रामसाय जी की जिंदगी बेहद साधारण सी थी। धान और मक्के की खेती से ही वे सीमित आमदनी प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन आमदनी बढ़ाने की जद्दोजहद हमेशा उनके मन में चलते ही रहती थी। सीमित आमदनी में जीवन बिताना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। उन्होंने मन बना लिया कि कुछ ऐसी सटीक खेती की जाए जिससे आमदनी उन्हें मिलती रहे। तब उन्हें गुलाब की खेती के बारे में पता चला। उन्होंने शासन की योजनाओं के बारे में पता लगाया और बैंक से ऋण लेकर गुलाब की खेती करने का विचार बनाया। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से को वैज्ञानिक के द्वारा अप्लाई के लिए सलाह दिए। तो हमने वैज्ञानिकों की सलाह के लिए और नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड में अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद 3-4 महीना के बाद जो है वहाँ से स्वीकृति पत्र आया। तो उन्होंने स्वीकृति पत्र होने के पश्चात बैंक से संपर्क करने के लिए बोले। बैंक से स्वीकृति मिल गई तो एनएचबी वाले जो है उनको बैंक से उनको राशि प्राप्त हो गया, तो फिर काम चालू कर दिए पॉली हाउस बनाने का। और 3 महीना के बाद जो है पॉली हाउस बन गया। किसान भाइयों, पॉली हाउस एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। यहाँ विशेष प्रकार की पॉलिथीन शीट का उपयोग कवरिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसके तहत फसलों या फूलों को आंशिक रूप या पूरी तरह से नियंत्रित जलवायु,
परिस्थितियों में उगाया जाता है। पॉली हाउस के अंदर पानी देने के लिए यानी सिंचाई के लिए ज्यादातर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसान भाइयों, ये आधुनिक कृषि जगत की एक ऐसी अनुकूल विधि है जिसमें फसलों के हिसाब से वातावरण को अनुकूल करके हर मौसम में फल फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। यानी पॉली हाउस में बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। पॉली हाउस को शेड नेट या ग्रीन हाउस या नेट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी खेती प्रणाली है जिससे हम हानिकारक कीटनाशकों और अन्य रसायनों के ज्यादा प्रयोग के बिना उच्च पोषक मूल्य के साथ अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जिले के किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पे किसान जो है खरीफ में मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं और धान के बाद मक्का की खेती करते हैं। तो ये दोनों फसलें कई वर्षों से किसान लेते हुए आ रहे हैं और धान की खेती मक्का की खेती में किसानों को हर साल उतनी आमदनी नहीं हो पाती है। इसलिए हमने इनको हाई वैल्यू क्रॉप की ओर प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय कृषि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से इनको प्रकरण स्वीकृत करा करके किसान को फूलों की खेती की ओर प्रोत्साहित किया, जिससे ये अपने पहले 2.5 एकड़ में धान की खेती करते थे, उसके बाद उसमें मक्का लगाते थे रबी सीजन में। तो उसमें से अभी 1.5 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं और 1 एकड़ को उन्होंने फूलों की खेती करना प्रारंभ किए हैं, जिससे पहले की तुलना में उनकी आमदनी जो है 4 से 5 गुना बढ़ गई है और सालाना करीब करीब 12 से 13 लाख रुपए ये अपनी 2.5 एकड़ की खेती से कमा रहे हैं और साथ ही साथ 4 से 5 लोगों को प्रतिदिन रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। पॉली हाउस में गुलाब की खेती और गुलाब के पौधे के बारे में तमाम जानकारी बटोरकर, तथ्य समझकर रामसाय मरकाम जी ने ये सारी बातें पता लगाई और इसे आत्मसात कर लिया।
रामसाय मरकाम जी ने केंद्र के योजना के बारे में पता लगाकर आवेदन भेजा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद बैंक से ऋण लेकर स्ट्रक्चर बनवाया, पॉली हाउस का निर्माण करवाया, गुलाब के नन्हे पौधे बाहर से मंगवाकर गुलाब की खेती करनी शुरू कर दी। पॉली हाउस में उन्होंने डच रोज रोपित किया। हमने डच रोज का सिलेक्शन किए थे कि अच्छा क्वालिटी टॉप ग्रेड का मानते हैं डच को, तो उसी क्वालिटी को जो अपन ने ट्राई किए, चॉइस किए। उसके बाद जो है पौधा उन्हीं के द्वारा लगा के करके दिए और 3 महीने लगने के 3 महीना बाद जो है फूल आना चालू हो गया। फूल आने के बाद पहला बार कटिंग किए तो 400-500 रुपये का पहला बिक्री किए। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2-3 महीना के बाद और बढ़ते गया, फिर 5-6 हज़ार का एक बेचना चालू किए। उसके बाद बेचते बेचते अभी तक 2 साल हो गया है बेच रहे हैं अपन। पर दिन हमको 7-8 हज़ार रुपये का आमदनी होता है। शेड बनवाने के बाद उसके अंदर ड्रिप लगवाया, जिससे पौधे को वे समय समय पर पानी देते रहते हैं। शेड में ऊपर भी तापमान नियंत्रित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया गया। 2 एकड़ की जमीन में जहां पहले वे धान और मक्के की खेती किया करते थे, वहीं लाल रंग के आकर्षक गुलाब की कलियां वहां झूमने लगी। किसान भाइयों, इसी तरीके से जिले के यदि अन्य कृषक फूलों की खेती करना चाहते हैं तो उनको कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लेने के लिए हम लोग तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए सदा उत्सुक है और इस प्रकार के तकनीकी मार्गदर्शन ले करके राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से इस सरकारी योजनाओं का लाभ ले करके सभी किसान जो है अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे रोपित करने के 3 से 4 महीने बाद ही रामसाय जी गुलाब के फूलों को किलो के भाव से बाजार में बेचने लगे। साथ ही वे बाहरी जगहों में भी फूलों को निर्यात करने लगे हैं। गुलाब के फूलों की बाजार की स्थिति को समझने के बाद वे प्रति नग के हिसाब से भी गुलाब के फूल बेचने लगे। गुलाब की कली या जिन गुलाबों का तना छोटा होता है उसे किलो के हिसाब से बेचते हैं। प्रतिदिन 1500 से 2000 नग गुलाब उनकी खेती से मिलते ही हैं, जिसे प्रतिदिन वे बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। फूलों की खेती से आत्मनिर्भर हो गया हूँ और मेरे परिवार भी सभी संतुष्ट हैं और खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस खेती के माध्यम से जो है डेली हम लोगों को कार्य करने के लिए 4 से 5-6 लेबर लगते हैं, तो लेबर लोगों को भी इनकम हो रहा है। हमारे बाल बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हमारा परिवार सभी खुश हैं और हमारे घर के 4-5 सदस्य माँ पिताजी सभी लोग खुश हैं। और मेरे इस पॉली हाउस में 6-7 लोग कार्य करते हैं, उनको भी रोजगार प्राप्त हुआ है यहाँ पे। आज की डेट में मेरे पास मोटरसाइकिल है, साथ में खेती कार्य करने के लिए पिकअप भी है। किसान भाइयों, एक समय था जब उसी 2 एकड़ की जमीन से उन्हें सालाना 1 या 2 लाख रुपए की ही आमदनी मिला करती थी। लेकिन अपनी नई सोच और वैज्ञानिकता के कारण गुलाब की खेती करके सालाना 12 से 13 लाख रुपए वे कमाने लगे हैं। और ये कोई चमत्कार नहीं, उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि 2 साल के अंदर ही वे 2 एकड़ की जमीन में 12 से 13 लाख रुपए कमाने लगे हैं। रामसाय मरकाम जी की तरक्की देखकर लोग कहीं आश्चर्य करते हैं तो कुछ उनसे प्रभावित होकर उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। सचमुच किसान भाइयों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो दृढ़ निश्चय करके सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। रामसाय मरकाम जी के जीवन के रंग और खुशबू आज सभी को नजर आते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन रास्तों पे चलकर, कितने कांटे चुनकर वे आगे बढ़े हैं, ये उनका मन और उनका परिवार ही जानता है, जो एक समय में संघर्ष करके आज सफल हो चुके हैं और आत्मनिर्भर होकर
अपनी जिंदगी खुशहाल होकर जी रहे हैं। हम लोग जो है फूलों की खेती के साथ साथ कृषि की जो अन्य विधाएं हैं, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और सूकर पालन, इसके लिए भी तकनीकी मार्गदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। तो जिस किसान भाइयों को इस प्रकार की सलाह की ज़रूरत है, वो कृषि विज्ञान केंद्र में कभी भी आ सकते हैं, उनका स्वागत है। और हम चाहते हैं किसानों की आय में वृद्धि हो, दोगुनी हो उनकी आय। जो वर्तमान खेती की पद्धति है उसमें परिवर्तित करके भी किसान अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर भारत की जनता, भारत के किसान अपनी नई सोच और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और बनकर दिखाएं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। पहाड़ पर्वत ला पार करत हवे रागी। कोई समय पहुंच गए व्यास नारायण और व्यास नारायण ला देख करके पांचों भाई पांडव और देवी द्रौपदी के साथ में भैया जाई चरण तवगा, यारे भाई जाई चरण तवगी रे। भगवान वेद व्यास के बात सुन करके धर्मराज कहने लगे, हे गुरुदेव, हे पिताजी, आप मन तो व्यास जी और अपन नाम से ये नाम छुपाए के बात ये मोर बस के बात न है। भगवान वेद व्यास कहते कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम्हारा काम करना है तो तोर नाम ला धर्मराज नहीं रह के यदि कंकरीसी रख दिया जाए तो। ओ कंकरीसी माने मोरूप नाम जरूरी हवे। ठीक है भाई, आपके कहे अनुसार मोर नाम कंकरीसी है। देवी द्रौपदी के काय नाम रही? देवी द्रौपदी के द्रौपदी नहीं रही के नामे शैलेंद्र बता दे कहे लाला।
देवी द्रौपदी के थे मोर नाम द्रौपदी नहीं के सलंदी रे बड़ा सुघर नाम धरे ऐसे जरा लाल आँखी दिखावे तो वही समय में अर्जुन है तो ने लाल आँखी दिखा करके भगवान वेद व्यास ले बोले प्रभु मोर कौन से नाम रही भगवान वेद व्यास कहते कोई बात नहीं बेटा तोर नाम और काम तो देवलोक में हो गए जी देवलोक में हो गए कैसे नहीं नाम रही तोर बिहननो हिजड़ा के काम करबे हिजड़ा के काम करी हम कैसे ये दे नाचा ना गाना गा मेरे काने गाना की भाई ये नाचा ना गाना तोरे काने गाना की भाई ये दे नाचा ना गाना की तोरे काने गाना की भाई ये दे नाचा ना गाना तोरे काने गाना की कौन से नाम रही भगवान वेद व्यास कहते कोई बात नहीं बेटा तोर नाम ला जयंत्र सिंह बतावे जी ठीक कही देवे धर्मराज के नगर में रात रहे टुकड़े पर खाना बनाते रहे महाराज ये सदा मोर काम है वाह भाई जयंत्र सुइया रही कैसे खाना बनाना तोरे जाने रही बेटा